चलिए आज हम बात करने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारा अब जो चैप्टर रहेगा वो है प्रत्यावर्ती धारा। ये लेसन नंबर 12 है। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, दूसरे प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पूरा जो चैप्टर है इसमें से क्या है, एक लॉन्ग आंसर 5 नंबर का मिलता है और क्या है, एक शॉर्ट आंसर भी मिलता है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से कई सारे प्रश्न मिलने की क्या होती है, संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के अंतर्गत हम क्या समझेंगे, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है ये समझेंगे। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं उनको समझेंगे और साथ ही फिर जो है हम इसमें क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर कुछ प्रत्यावर्ती परिपथ होंगे, उन प्रत्यावर्ती परिपथों को पढ़ेंगे और उनसे विशेष संबंधित जो जानकारी होगी उन सारी जानकारियों को जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप आंसर पेपर या पुराना मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो वहां पर आपके लिए क्या है, एलसी परिपथ या एलसीआर परिपथ इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होगा। वो जो परिपथ होते हैं वही क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं। अब यही प्रत्यावर्ती पर्पज जो होते हैं इन्हीं से संबंधित क्या होते हैं, प्रश्न वहां पर पूछे जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल्स या फिर क्या है, थ्योरी पूछी जाती है। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं और इसको पढ़ते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो हमारा लेसन है इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि दैनिक जीवन में जो है हम दो प्रकार की धाराओं से परिचित हैं। जो हमारा दैनिक जीवन है यानी कि रोजाना डेली हम जो जानते हैं वो दो प्रकार की धाराओं से परिचित होते हैं। हम डेली यूज में दो प्रकार की धाराओं का यूज करते हैं। वो कौन कौन सी धाराएं हैं, पहली होती है दिष्ट धारा। पहली कौन सी होती है, दिष्ट धारा होती है। और दूसरी कौन सी होती है, वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। दूसरी कौन सी होती है, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को जो है हम अंग्रेजी में डायरेक्ट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। और इसको जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसे कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं, इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर डेली यूज में हम दो प्रकार की धाराओं से परिचित हैं। दिष्ट धारा है डायरेक्ट करंट और दूसरी है कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर दोनों में हम अंतर भी समझेंगे कि जो दिष्ट धारा है वो क्या होती है और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर इनकी शॉर्ट फॉर्म का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो दिष्ट करंट है यानी दिष्ट धारा है उसको हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। और जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। तो दो प्रकार की विद्युत धारा होती है, एक डीसी होती है और एक कौन सी होती है, एसी होती है। डायरेक्ट करंट है और एक कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट है। चलिए तो यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि दिष्ट धारा और अल्टरनेटिंग करंट क्या है, दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डेफिनेशन है इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं दिष्ट धारा। तो क्या है दिष्ट धारा, यहां पर आप लिखेंगे कि दैनिक जीवन में हम दो प्रकार की धाराओं से परिचित हैं। दैनिक जीवन में हम दो प्रकार की धाराओं से परिचित हैं, ऐसे करके लिखेंगे। फिर दिष्ट धारा है और फिर क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है। और उसमें सबसे पहले हम समझेंगे दिष्ट धारा। जो डीसी है वो क्या होती है, तो यहां पर यह है कि सेल या बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा, सेल या बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा, सेल होगा या फिर क्या है, बैटरी से प्राप्त होने वाली जो धारा होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी दिष्ट धारा वाली धारा दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, ये कौन सी धारा होती है, दिष्ट धारा होती है। जो धारा आपकी कहां से प्राप्त होती है, या तो सेल से प्राप्त होती है या फिर किससे प्राप्त होती है, वो बैटरी से प्राप्त होती है। तो वैसी धारा क्या कहलाती है, दिष्ट धारा। यानी कि सेल और जो बैटरियां होती हैं उनसे हमें कौन सी धारा मिलेगी, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं कि जो दिष्ट धारा के मान, दिष्ट धारा के मान व दिशा, मान का मतलब होता है परिमाण, मान का मतलब क्या होता है, परिमाण। इसका जो वैल्यू है उसमें परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, वह दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यहां पर ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि दिष्ट धारा जो होती है उसका मान और वह दिशा समय के साथ क्या होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, इनमें चेंजेस नहीं आता है। ये क्या होती है, समय के साथ एक निश्चित परिमाण व निश्चित दिशा में क्या होती है, लगातार बहती रहती है। इसके मान और दिशा क्या होते हैं, समय के साथ लगातार बदलते नहीं हैं। और जिस धारा के मान व दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं वो धारा क्या कहलाती है, दिष्ट धारा कहलाती है। कौन सी धारा कहलाएगी, दिष्ट धारा कहलाएगी। एकदम से निश्चित मान और निश्चित दिशा में क्या है, चलती रहती है, बहती
रहती है, इसमें चेंजेस नहीं आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, तो इसके ग्राफीय निरूपण की बात की जाती है तो ग्राफीय निरूपण होगा इसका कि यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर इसका मिडिल पॉइंट O है, इस ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पर क्या है, हमने समय को लिया है और यहाँ पर क्या लिया है, या तो वोल्टेज ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए, I ले लीजिए, यानी I ले लीजिए या फिर क्या ले लीजिए, वोल्टेज। ठीक है, I है या V है, यानी कि विदिष्ट धारा या दिष्ट जो वैद्युत जो दिष्ट वोल्टेज है, डायरेक्ट वोल्टेज हो सकता है, डायरेक्ट करंट है, इन दोनों में से किसी का भी जो परिमाण और दिशा है वो समय के साथ नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ खींचा जाएगा वो कैसा खींचा जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसे करके सीधी लाइन खींची जाएगी कि इसके यहाँ सीधी जो लाइन है ये दिखा रही है कि ये जो b का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, जो b का वैल्यू है जो ऊपर एक्सिस पर लिया गया है वो क्या है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में चल रहा है, उसके मान और दिशा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन समय के साथ नहीं आया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसका जो वोल्टेज है वो भी क्या है, फिक्स है, इतने पर ही क्या है, बिल्कुल सीधी लाइन खींची जा रही है। तो इसका मतलब वोल्टेज भी नहीं बढ़ा और साथ ही क्या नहीं बदली है, इसकी दिशा भी नहीं बदली है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। तो ये कौन सी धारा का ग्राफीय निरूपण है, ये है दिष्ट धारा का ग्राफीय निरूपण। ये क्या हो गया आपका, दिष्ट धारा का ग्राफीय निरूपण। ठीक है, यहां तक क्या करें, इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि दिष्ट धारा को तो हम समझ गए, ये एक ऐसी धारा होती है जो क्या होती है, निश्चित मान व निश्चित दिशा में बहती रहती है, समय के साथ इसमें इसकी जो मान है और दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। अब बात करते हैं कि फिर प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है। तो चलिए बात करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा, जैसा कि नाम से आपको क्या पता चल रहा है, इसमें आवर्ती शब्द आ रहा है। आवर्ती का मतलब पीरियोडिक होता है, यानी कि पीरियोडिक क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसके बार बार वो चक्र क्या होता है, लौट करके वापस आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं, आवर्त कहते हैं। यानी कि लगातार वही स्थिति क्या है, लौट के आती है। तो एक निश्चित समय के बाद वही चीज वापस लौट के आती है, वही स्थिति वापस लौट के आती है, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, आवर्ती स्थिति, पीरियोडिक स्थिति कहलाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक जो प्रत्यावर्ती धारा है इसमें क्या होता है, यह धारा वह धारा होती है, यह धारा क्या है, ऐसा समझ लीजिएगा, यहां पे लिख लेते हैं कि इस धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलते हैं, आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इस धारा यानी कि वह धारा जिसका परिमाण व दिशा क्या है, समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, वह क्या कहलाएगी, वह आपकी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये वो धारा होती है जिसका जो वैल्यू है, मान है, परिमाण है और इसकी जो दिशा है वो समय के साथ क्या होती है, आवर्ती रूप से बदलती है। यानी कि एक निश्चित समय तक ये किसी एक परिमाण और एक दिशा में बहती है, फिर एक दूसरी दिशा में क्या होती है, निश्चित परिमाण और निश्चित दिशा में बहती है और फिर कुछ समय पश्चात उसी स्थिति में वापस लौट करके बहती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, आवर्ती इसका वो कहते हैं कि ये आवर्ती रूप से बहती है, यानी कि इसका जो वैल्यू और दिशा है वो क्या होता है, एक निश्चित समय बाद वापस उसी स्थिति में लौट करके आता है। ठीक है, तो यहां पर और अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो यहां पर कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, प्रत्यावर्ती धारा कुछ समय, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो क्या होती है, कुछ समय एक निश्चित दिशा में बहती है, एक निश्चित दिशा में बहती है तथा फिर दूसरी दिशा में उसी परिमाण के साथ बहती है, उसी परिमाण के साथ बहती है। और फिर क्या होता है, जो दिशा धारा है फिर उसी परिमाण के साथ क्या है, दूसरी दिशा में बहती है तथा
अपना पूरा चक्र करके, अपना पूरा चक्र करने के बाद, पूरा चक्र करने के बाद, पूरा चक्र करने के बाद पुनः उसी परिमाण व उसी दिशा में, पुनः उसी परिमाण व उसी दिशा में, उसी दिशा में बहती है। तो यहां पे ये समझने वाली बात है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है कुछ समय क्या है एक निश्चित दिशा में बहती है तथा फिर दूसरी दिशा में उसी परिमाण के साथ बहती है। पहले तो क्या होगी, एक दिशा में बहेगी, फिर दूसरी दिशा में बहती है और फिर अपना पूरा चक्र अगर कर लेती है तो फिर उसके बाद उसी परिमाण और उसी दिशा के साथ क्या होती है, फिर से बहने लगती है। यानी कि ये आवर्ती रूप से क्या करने लगती है, गति करने लगती है। चलिए यहां से अगर और समझ में नहीं आता है तो इसके ग्राफीय निरूपण से हम समझने की प्रयास करते हैं कि वो कैसे समझ में आएगा। लेकिन बात यह है कि वह धारा जो क्या है अपने दिशा और समय में क्या होती है, लगातार बदलती है। यानी कि जिसका दिशा और जो उसका परिमाण है वो समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है, वैसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इतनी सी बात है बस। चलिए फिर यहाँ पे इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो ग्राफीय निरूपण करेंगे तब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो असल में किस तरीके से प्रवाहित होती है और इसका पूरा मटेरियल्स क्या है। तो यहाँ पे क्या है, हमने ये बनाया, यहाँ पर ये क्या है, इसकी एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है और ये क्या है, वाई डैश अक्ष है। ठीक है, ऐसे करके ये इसकी मूल पोजीशन हो गई ओ, यानी कि मूल बिंदु हो गया। अब इस अक्ष पर हमने क्या ले लिया, समय ले लिया। एक्स अक्ष पर क्या ले लिया, समय। तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो किस तरीके से बहती है, या प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है वो किस तरीके से चलता है, वो पहले तो क्या होगा, ऐसे करके एक दिशा में बढ़ेगा। यानी कि उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, एक दिशा में ऐसे करके बढ़ना शुरू करेगा और फिर क्या हो जाएगा, अपने मैक्सिमम मान पे पहुंचती है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है वो पहले एक दिशा में परिमाण उसका क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा और बढ़ करके क्या है अपने मैक्सिमम मान पे पहुंचता है और फिर मैक्सिमम मान पे पहुंचने के बाद फिर से क्या होता है, उसका मान घटता है और शून्य हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर वह जो धारा है वो क्या होती है, दूसरी दिशा में बहती है। क्या होती है, फिर वह धारा दूसरी दिशा में बहती है और अपने मैक्सिमम मान पर जाती है। यानी कि अब की बार क्या होगा, वह दूसरी दिशा में अपने मैक्सिमम मान पे जाएगी और फिर उसका जो मान है वो अधिकतम मान घटता हुआ आता है, फिर से इसका मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। और फिर ये धारा दोबारा से पुनः पहले वाली जो दिशा में क्या है ऐसे करके प्रवाहित होती है, अपने मैक्सिमम मान पे जाती है और फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी दिशा में ऐसे ऐसे करके प्रवाहित होती है। और इस तरीके से जो धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हमारे समझ में ये आ गई कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वह अपने पहले आधे चक्र में तो एक दिशा में बहती है और दूसरे आधे चक्र में क्या होती है, दूसरी दिशा में बहती है। यहाँ ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, ये अपने मैक्सिमम मान पे गई, यानी कि आई नॉट पे गई, या इसको आप क्या कह सकते हैं, वी नॉट भी कह सकते हैं। वोल्टेज है तो वी नॉट और धारा है तो आई नॉट कहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, यहाँ ऊपर की दिशा एक अलग होती है, नीचे की दिशा अलग होती है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर क्या होती है, ये दूसरी दिशा में बहना शुरू करती है और यहाँ पे क्या होती है, अपने मैक्सिमम मान पे जाती है। यानी कि यहाँ पर क्या है, दूसरी दिशा में अपना मैक्सिमम मान ग्रहण करती है और फिर से इसका मान घटता है और फिर से आवर्ती रूप से क्या है, ये गति करने लगती है। यानी कि ये धारा पहले आधे चक्र में एक दिशा में बहती है, दूसरे आधे चक्र में दूसरी दिशा में। पूरा चक्र पूरा हो गया, फिर इसके बाद फिर से उसी दिशा में बहेगी, फिर से दूसरी दिशा में, फिर से इस दिशा में, फिर से दूसरी दिशा में। तो इस तरीके से जो बहने वाली धारा है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसका मान जो है वो लगातार बदलता है। क्यों बदलता है, देखिए ये धीमे धीमे इसका मान जो है बढ़ रहा है, फिर अधिकतम हो गया और फिर इसके बाद इसका मान जो है वो धीमे धीमे क्या होता है, घटने लगता है, घट के शून्य हो जाता है और फिर इसके बाद क्या है, फिर दूसरी दिशा में इसका मान बढ़ने लगता है, यानी कि दिशा भी बदल रही है समय के साथ और फिर क्या होता है, उस दिशा में मैक्सिमम मान ग्रहण करती है और फिर से क्या होता है, इसका मान शून्य होता है, यानी दूसरी दिशा में भी इसके मान में कमी आ रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा में इसके जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका मान व दिशा लगातार समय के साथ बदलते रहते हैं। तो ऐसी धारा जिसके मान व दिशा लगातार समय के साथ परिवर्ती होते हैं, बदलते रहते हैं, उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं।
अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने वाली हैं कि यहाँ तो इसका मैक्सिमम मान हो गया v नॉट, यहाँ पे क्या हो गया दूसरी दिशा में v नॉट, ये समय हो गया इसका, ऊपर की दिशा में हमने क्या लिया था, वोल्टेज लिया था जो कि बढ़ रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पर ये आ जाता है तो इसका कौन सा समय हो जाता है t/4, यहाँ पर कौन सा समय है t/4, और यहाँ पर ये आधा चक्र पूरा कर लेती है तो t/2, और यहाँ पर इसका जो मान है वो कितना होगा 3t/4, और यहाँ पर यानी कि 3/4 हो जाता है 75%, और यहाँ पर क्या हो जाता है इसका पूरा का पूरा समय लग जाता है। यानी कि ये समय का वर्णन किया है, ये क्या किया है, समय का वर्णन किया हुआ है कि इस पर जो इसके समय है वो किस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, अब यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये जो धारा है इस तरीके से क्या है, ऐसे ऐसे करके, यानी कि पहले एक दिशा में बहती है फिर दूसरी दिशा में बहती है, तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इसका जो मान है वो लगातार क्या होता है, बदलता रहता है, इसका फिक्स मान नहीं है, एक निश्चित मान पे जाती है फिर घटती है फिर जाती है फिर घटती है, पहली दिशा में बहती है फिर दूसरी दिशा में बहती है, ऐसे ऐसे करके क्या है ये बहती रहती है। ठीक है, तो इस दिशा, तो इसे क्या कहेंगे हम, प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफीय निरूपण। यहां तक नोट करें और इस ग्राफ को क्या है बनाएं, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, यहां तक क्या है समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पॉइंट आता है आपका कि हमने दो प्रकार की धाराएं पढ़ ली, एक दिष्ट धारा और एक कौन सी धारा पढ़ ली हमने, प्रत्यावर्ती धारा। दोनों धाराओं से हम क्या हो गए हैं, यहाँ पे परिचित हो गए हैं और अंतर भी समझ गए हैं कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी कहूं, प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव, यहां पर दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रत्यावर्ती विभव, यानी कि प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज दोनों ही क्या हैं, सेम है, वह वोल्टेज की उसकी विभव की बात कर रहा है, प्रत्यावर्ती विभव की, और अगर हम धारा कहते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा है और विभव है। तो प्रत्यावर्ती विभव और धारा दोनों ही सेम तरीके से क्या है, व्यवहार करती हैं कि यहां पर जो विभव है वो क्या होता है, वो भी अपने मैक्सिमम मान पे जाता है फिर नीचे गिरता है, फिर दूसरी दिशा में अपने मैक्सिमम मान पे जाता है, फिर से क्या है वहां पे कम होते हुए शून्य हो जाता है और अपने एक पूरे चक्कर को पूरा करता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती विभव से संबंधित कुछ परिभाषाएं, विभव से संबंधित कुछ परिभाषाएं, यहां पर हम प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती विभव से संबंधित क्या है, कुछ परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं कि कुछ परिभाषाएं, यानी कि अब आगे की जो चीज है उन्हें समझने के लिए हमें इन परिभाषाओं को यानी कि इन डेफिनेशंस को समझना होगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती विभव से संबंधित कुछ परिभाषाएं दोनों के लिए सेम ही पढ़ेंगे क्योंकि सेम चीजें हैं, सेम तरीके से क्या है गति कर रही हैं और सेम ही वो है। ठीक है, चलिए तो पहली इसमें चीज है, जो पहली डेफिनेशन है वो है आवर्तकाल। क्या चीज है वो, आवर्तकाल की, आवर्तकाल क्या होता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव जो है उसका आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती उसका क्या है, आवर्तकाल क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम जो है समझते हैं। तो देखिए ये आधा चक्र तो यहाँ पे किया और आधा चक्र यहाँ पे किया, और आधा चक्र अगर मैं नीचे रख दूं तो पूरा एक चक्र हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक चक्र हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी कि ऐसे करके कट कर दें तो यहाँ पे आधा चक्र ऊपर है आधा चक्र ये है, बस अंतर इतना है कि ये दिशा में था ये इधर था। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये आधा चक्र यहाँ आधा चक्र यहाँ, तो दोनों को मिलाकर के क्या होता है, ये पूरा का पूरा चक्र जो है पूरा करता है। ठीक है, तो आवर्तकाल क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल या फिर क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा या विभव जो है उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा या विभव, प्रत्यावर्ती धारा या विभव दोनों के लिए ही हम जो है यहाँ पे लिखने वाले हैं। प्रत्यावर्ती धारा या विभव अपना एक चक्र पूरा करने में, अपना एक चक्र यानी कि एक चक्र एक साइकिल, CYCLE साइकिल भी कहते हैं, एक चक्र को क्या कहते हैं, साइकिल। और हमारे घरों में क्या पाई जाती है, बाइसिकल। बाइसिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि BICYCLE, तो बाई का मतलब होता है दो, साइकिल का मतलब होता है चक्र, तो बाइसिकल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, द्विचक्री कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विचक्री, क्योंकि उसमें क्या लगे हुए हैं, दो चक्र लगे हुए हैं, दो पहिए लगे हुए हैं, द्विचक्री। ठीक है, तो बाइसिकल जो साइकिल जो आपके घरों में है उसका हिंदी नाम क्या होगा, द्विचक्री होता है। क्या होता है, द्विचक्री। तो प्रत्यावर्ती धारा या विभव अपना एक साइकिल पूरा करने में, एक चक्र पूरा करने में
जितना समय लगाती है, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगाती है, जितना समय लगाती है उसे, जितना समय लगाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या समझ में आया कि जो प्रत्यावर्ती धारा है या विभव है वो अपना एक पूरा चक्र करने में, यानी एक साइकिल यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक जाने में जितना समय लगा लेती है, जितना समय उसे लगता है उसे क्या कहते हैं? उसका हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है? उसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? टी से। तो टी बराबर क्या हो गया? 2 पाई बट्टे ओमेगा। ये सूत्र होता है किसका? आवर्तकाल का। टी बराबर 2 पाई बट्टे ओमेगा। ठीक है, यहां पर ये समझ गए होंगे कि आवर्तकाल क्या है? एक समय है जो क्या होता है? समय यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यानी एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाया गया उसे हम क्या कहते हैं? उसका आवर्तकाल कहते हैं। यहां तक की बात क्या है? नोट की जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर कि अब दूसरी डेफिनेशन हम क्या समझेंगे। दूसरी जो डेफिनेशन है उसमें हम क्या समझने वाले हैं, क्या है? वो है आवृत्ति। वो क्या है? आवृत्ति है। ठीक है, क्या है? आवृत्ति। पहले हमने आवर्तकाल समझा, अब हम क्या समझने वाले हैं? आवृत्ति। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? तो यहां पर फ्रीक्वेंसी है कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव कोई भी हो सकता है। दोनों चीजों के लिए क्या है हम यहां पे पढ़ रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव। प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव द्वारा एक सेकंड में पूरा किए गए, एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को, लगाए गए चक्करों की संख्या को, लगाए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ओके, तो यहां पर ये बात हम समझ गए कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव द्वारा एक सेकंड में लगाए गए जो चक्करों की संख्या है उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। कि जो प्रत्यावर्ती धारा है या प्रत्यावर्ती विभव है वो एक सेकंड में कितने चक्कर पूरा कर लेता है उसे हम क्या कहेंगे? उसकी आवृत्ति। अगर वो 10 चक्कर पूरा कर लेता है तो उसकी आवृत्ति 10 है। अगर 20 चक्कर पूरा करता है तो उसकी आवृत्ति कितनी है? 20 है। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात इसमें नहीं है। आवृत्ति को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आवृत्ति को प्रदर्शित किया जाता है जी आपका एफ से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एफ से। और एफ बराबर जो होता है वो होता है 1/t। क्या होता है? एफ बराबर 1/t, यानी कि आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। क्या होता है? 1/आवर्तकाल। अब आगे आइएगा, एफ बराबर 1/, यहां पर आपने क्या लिखा? यहां पे आपने जो इसका मान है वो क्या बताया था मैंने? टी बराबर कितना? 2 पाई बटे ओमेगा। एफ बराबर कितना लिखवाया था मैंने? 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक है, एफ बराबर कितना लिखवाया मैंने? 2 पाई बटे ओमेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ओमेगा कहां पे पहुंचा दिया जाएगा? ऊपर। तो ओमेगा बट्टे क्या हो गया? 2 पाई हो गया। ये क्या होती है? आवृत्ति होती है। और आवृत्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और इसको शॉर्टकट में एच जेड लिखा जाता है। एच कैपिटल होता है, जेड कैसा होता है? छोटा। लेकिन छोटा नहीं बनाया जाता, लेकिन छोटा बनाया जाता है। समझ रहे? छोटा नहीं बनाया जाता लेकिन क्या बनाया जाता है? छोटा बनाया जाता है। तो वो छोटा ही एच है, छोटा ही जेड है। पता नहीं यार, ABCD भी याद नहीं आ रही। ठीक है, हाँ, हर्ट्ज हो गया। क्या हो गया? इसका मात्रक हर्ट्ज हो गया कि एक सेकंड में ये कितने पूरे चक्कर कर लेती है उसे क्या कहते हैं हम? जो है इसका आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अब यहां के बाद अब एक नोट पॉइंट लिखा जाना जरूरी है। यहां तक नोट करें। अभी यहाँ पे नोट पॉइंट क्या किया जाए? नोट पॉइंट करने की बात क्या है यहाँ पर? नोट पॉइंट करने की बात ये है यहाँ पर कि नोट ये लिखा जाएगा यहाँ पर कि भारतवर्ष में
सप्लाई की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 वोल्ट होती है, 50 वोल्ट होती है। ठीक है, भारतवर्ष में सप्लाई की जाने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। गलत लिख गया वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब ये निकलता है कि जो हमारे पूरे भारत में सप्लाई की जाने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कितने पे सप्लाई की जाती है, 50 हर्ट्ज पे सप्लाई की जाती है। इसका मतलब वो 1 सेकंड में क्या करती है, 50 चक्कर पूरा कर लेती है। 50 चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि ऐसे करके वो क्या कर लेती है, यहां से लेकर यहां तक के कितने चक्कर पूरा कर लेती है, 50 चक्कर पूरा कर लेती है। जो कौन सी धारा, जो हमारे पूरे भारत में क्या होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी की क्या है, धारा सप्लाई की जाती है। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, हमारे घरों में आने वाली जो धारा है वो कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। पावर हाउस से जो सप्लाई की जा रही है, हमारे घरों में जो धारा आ रही है वो कौन सी धारा आती है, प्रत्यावर्ती धारा आती है। ठीक है, तो घरों में आने वाली जो सप्लाई की जाती है ऑल इंडिया, वो कितने हर्ट्ज की होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। ठीक है, तो अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का मतलब मोबाइल का चार्जर, एलईडी बल्ब, टीवी, फ्रिज, कुछ भी यहाँ पे कूलर, एसी, जो भी प्रेस वगैरह जो भी है आप पे, उस पे एक चिट लगी होती है, लेबल लगा होता है जिसपे उसके बारे में जानकारी दी गई होती है कि ये कितने वाट का है, कितने वोल्टेज पे चलेगा, कितनी धारा लेगा। तो वहां पे एक चीज लिखी रहती है, क्या लिखी रहती है, वहां पर लिखा होगा आपके लिए, जैसे मान लीजिए लिखा है वहां पर 100, वहां लिखा होगा 200 से 220 ऐसे करके V, वहां पर लिखा होगा 200 से 220 और यहां पर लिखा होगा 50 HZ। तो ये 50 HZ जरूर लिखा हुआ मिलेगा जो एसी से सप्लाई चल रही होगी, जो एसी से चलने वाला यंत्र है उस पे 50 HZ लिखा होगा। उसका मतलब है कि ये 50 हर्ट्ज की एसी करंट के 220 वोल्टेज तक क्या है से चलाया जाना चाहिए। तो ये 50 एम्पियर क्या बताता है, ये बताता है कि हम इसे नॉर्मल जो हमारे घरों में बिजली आ रही है उस हर्ट्ज वाली विद्युत धारा से इसे सप्लाई देंगे, उससे इसे चलाया जाना चाहिए। कितने पर, 200 से 220 वोल्टेज पर इसे चलाएंगे और ये कितने पर चलेगी, 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा पर क्या है, अच्छे से काम करती है। तो ये क्या होता है, जो 50 एम्पियर है ये बताता है एसी धारा की फ्रीक्वेंसी। आप देखें, ठीक है, देखें, ऐसा मजाक नहीं कर ले, इसको देखना है आपके लिए कि वाकई में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। वैसे भी आप क्या है, मजाक तो करते ही हैं, ठीक है, झूठ मूठ का बहाना तो लगा के झूठ बोलते हैं, तो करो भाई, क्या फर्क पड़ता है, आपकी मर्जी, आपका मन। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका ये है, यहां से ये क्या होती है, ऐसे करके जाती है और यहाँ पे आती है और फिर यहां से ऐसे करके बढ़ती है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है यहां से शुरू हुई, इसका मान बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ पे आके क्या हो गया, शून्य हो गया, और यहाँ पे फिर से बढ़ना शुरू हुआ और फिर यहाँ पे आके शून्य हो गया। इसका मतलब एक चक्कर में इसका जो वैल्यू है वो 2 बार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वो 1 सेकंड में कितनी, एक चक्कर में कितनी बार, 2 बार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और हमारे घरों में जो आने वाली प्रत्यावर्ती धारा है वो कितना वो करती है, वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो वो 50 उसकी क्या है, आवृत्ति है। तो इसका मतलब वो क्या करेगी, उसका एक चक्कर में कितनी बार, 2 बार शून्य होता है। चक्कर कितने लगा देती है, 50 लगा देती है 1 सेकंड में। तो इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी बार मान शून्य हो गया, उसका 100 बार शून्य हो जाता है। तो उसमें कितना, 100 बार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारे घरों में जो बल्ब जल रहा है, बल्ब एलईडी की बात नहीं कर रहा हूं, एलईडी है, एलईडी सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। बल्ब जो कांच वाला होता है वो बल्ब क्या है, वो 100 बार क्या हो जाता है, जल जाता है, 100 बार बुझ जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें 100 बार बिजली जा रही है। तो 100 बार बिजली जा रही है तो क्या होगा, जलेगा, बुझेगा। लेकिन आप कहेंगे ऐसा तो हमें नहीं दिखता ना, ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि ये इतनी तेजी से बदलता है, इतनी तेजी से ये प्रक्रम होता है कि वहां पर हमें इसका कोई भी पता नहीं चलता है। वो जो फिलामेंट है, उसके अंदर का जो तंतु है वो लगातार क्या रहता है, गर्म ही दिखाई देता है, रेड हॉट ही दिखाई देता है। हमें कैसा दिखाई देगा, रेड हॉट दिखाई देता है, रक्त तप्त ही दिखाई देगा।
ऐसा नहीं है फिर भी, लेकिन लॉजिकली अगर हम कहें तो वो 100 बार क्या है उसमें करंट जा रहा है, 100 बार आ रहा है, ऐसा होता है क्योंकि एक चक्कर में क्या होता है 2 बार उसमें मानसून होता है और ये 50 हर्ट्ज की सप्लाई की जाती है, तो कितनी बार हो गया, 100 बार हो गया। ये थी इसकी फ्रीक्वेंसी, क्या हो गई फ्रीक्वेंसी। याद रखेंगे कि भारतवर्ष में जो सप्लाई की जाती है वो कितनी की जाती है, 50 हर्ट्ज की विद्युत धारा सप्लाई की जाती है, और अमेरिका में कितने की जाती है, वहां पर 60 हर्ट्ज की जाती है। पूरे भारत में ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर ही 50 हर्ट्ज की आ रही है, मेरे घर कुछ और आ रही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे ऑल इंडिया क्या होती है एक ही है, ऐसा नहीं कि यूपी में कुछ आ रही है वो कुछ आ रही है, हो सकता है आपके घर की कुछ और आ रही हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। विद्युत धारा से क्या है अब छेड़छाड़ करने का वक्त आ गया है। तो चलिए और आगे समझते हैं। यहाँ पर हम समझ गए क्या जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी समझ गए, अब आ गया इसका शिखर मान। अब आ जाती है हेडिंग शिखर मान की, शिखर मान क्या होता है, शिखर मान, शिखर मान क्या होता है। देखो ये जो धारा है ये धीमे 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 करके बढ़ रही है और अपने मैक्सिमम वैल्यू पे गई, और फिर इसके बाद क्या है ये घटना शुरू हो गई और फिर शून्य हो गई, फिर दूसरी दिशा में गई वहां अपना मैक्सिमम मान प्राप्त किया और फिर से घटना शुरू हो गई। यानी कि धारा क्या करती है, अपना एक अधिकतम मान प्राप्त करती है, एक निश्चित दिशा में क्या करती है, ये अधिकतम मान जो है प्राप्त करती है, ठीक है। उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका शिखर मान कहते हैं, क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। क्या कहा जाएगा इसे, या तो शिखर मान कहा जाएगा या फिर क्या कहा जाएगा, आयाम कहा जाएगा। तो आयाम का डेफिनेशन हम क्या समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव या प्रत्यावर्ती विभव अपने, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव अपने माध्यमान से, माध्यमान से किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा में जितना अधिकतम विस्थापन प्राप्त करती है, एक दिशा में जितना अधिकतम विस्थापन प्राप्त करती है, विस्थापन प्राप्त करती है, प्राप्त करती है, उसे धारा का या विभव का, विभव का शिखर मान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, धारा का या विभव का शिखर मान कहते हैं। इसे V नोट या I नोट से प्रदर्शित करते हैं। अगर वो क्या होगा, अगर आपका धारा है तो I नोट से प्रदर्शित कीजिएगा, और अगर वोल्टेज है तो V नोट से, यानी कि वोल्टेज वाली बात होगी तो V नोट से प्रदर्शित करेंगे। कैपिटल V बना हुआ है, स्मॉल v नहीं है, ये क्या है, कैपिटल V है। तो अगर वोल्टेज है तो V नोट से प्रदर्शित कीजिएगा, और धारा है तो किससे प्रदर्शित कीजिएगा, I नोट से प्रदर्शित कीजिएगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ये या तो I नोट है या फिर क्या है, ये V नोट है। अगर ये वोल्टेज की बात की जा रही है तो ये V नोट है, और धारा की बात की जा रही है तो क्या है, फिर ये I नोट है। इसमें कोई भी दो राय या कोई भी परेशानी वाली बात जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक की बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम कला। नेक्स्ट अब जो आपकी हेडिंग होगी जो समझने वाली है वो है कला। क्या चीज है, कला। अब कुछ भी समझिएगा, कला क्या समझना है, कला ये चित्र वाली कला। अब आता है क्या, कला। इसको कला को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, PHASE फेज कहते हैं। तो ये कला जो होती है ये क्या होती है, ठीक है, रंग बिरंगी चित्रों वाली नहीं, उल्टा टांग करके कूदने वाली नहीं, ये कला है। इसे हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, ठीक है, आर्ट वाली नहीं है। क्या है ये, आर्ट वाली नहीं है, फेज वाली है, ठीक है। तो कला जो होती है वो क्या होती है, कला किसी भी क्षण, यानी कि कला जो होती है वो क्या करेगी, कला किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या विभव, प्रत्यावर्ती धारा या विभव के मान व अगर जो यहां पर कला है वो क्या करती है, किसी भी क्षण, किसी भी क्षण क्या प्रत्यावर्ती धारा या विभव के स्थिति व दिशा का ज्ञान कराती है, स्थिति व दिशा का ज्ञान कराती है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका क्या कराएगी, ये स्थिति व दिशा का ज्ञान कराती है। ओके,
यहां पर आपको बड़े सिंपली समझना होगा कि जो कला है वो कला किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा या विभव के स्थिति व दिशा का ज्ञान कराती है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की जो स्थिति है, यानी कि उसकी जो दिशा है वो हर बार हर पल क्या होती है, हर क्षण चेंज होती है। जब हर क्षण चेंज हो रही है, क्या हो रही है, हर क्षण जब उसकी दिशा और वो जो है चेंज हो रही है, तो किसी विशेष क्षण पे अगर बात की जाए कि उस क्षण इसकी स्थिति और दिशा क्या होगी, तो उस क्षण उसकी स्थिति और दिशा का जो ज्ञान कराने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है, कला होती है। क्या होती है, कला होती है। ठीक है, तो कला क्या होती है, किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव की क्या करती है, स्थिति या दिशा का ज्ञान कराती है। ओके, यहां तक की बातें थी जो क्या है हम समझ पाए। अब बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान या औसत मान की। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान या फिर औसत मान जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि एक संपूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान 0 होता है। प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध साइकिल के लिए इसका मान एक परिमित राशि होती है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए माध्य मान पूरी साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए अगर बात की जाए तो वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर उसकी अर्ध साइकिल की बात की जाए तो वो क्या होगा, एक परिमित राशि होती है। क्यों, क्योंकि अगर एक पूर्ण साइकिल की बात की जाए तो ये आधी इधर बहती है और आधी इधर बहती है, तो पूरे साइकिल की अगर बात की जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस का माइनस का इसलिए। लेकिन हाँ, अगर आधे चक्र की बात करें तो हम आधे चक्र की जो इसका माध्यमान होता है उसको हम कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या होती है, एक परिमित राशि होती है। वो क्या है, एक परिमित राशि है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है इसकी प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की, कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान उस दिष्ट धारा के औसत मान के बराबर होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वो दिष्ट धारा के औसत मान के बराबर होता है। कौन सी धारा के, जो कि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र में लगे समय में उतना ही आवेश प्रवाहित करती है जितना कि प्रत्यावर्ती धारा अपने अर्ध चक्र में आवेश प्रवाहित करती है। थोड़ा रटने वाला सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि जितना आवेश ये प्रत्यावर्ती धारा अपने आधे चक्र में प्रवाहित करती है, दिष्ट धारा जितने समय में क्या होती है उतना ही आवेश प्रवाहित करती है, और वो जो दिष्ट धारा का वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है, उसका माध्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यमान कहलाता है। तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के अर्ध चक्र में लगे समय में, यानी कि इस परिपथ के आधे चक्र लगाने में जो प्रत्यावर्ती धारा समय लेती है, मान लीजिए लिया इसने 0.2 सेकंड, कितना लिया, 0.2 सेकंड, तो 0.2 सेकंड में इतना आवेश, कितना आवेश, जितना आवेश इस प्रत्यावर्ती धारा ने प्रवाहित कर दिया है 0.2 सेकंड में ही उतना ही आवेश जितनी दिष्ट धारा यानी डीसी करंट जितना प्रवाहित कर देगा, तो उस डीसी करंट का जो मान होगा वही क्या कहलाता है, इसका औसत मान कहलाता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है Im बराबर 2I0 बट्टे पाई, जहां I0 क्या है, धारा का शिखर मान है, पाई की जगह 3.14 लगा देंगे तो इसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0.367 I0 निकलता है। सेम टू सेम Bm बराबर क्या है, 2V0 बट्टे पाई, वो भी क्या है 637 B0 निकलता है। तो ये जो दोनों सूत्र हैं इनको आप याद करिएगा, 0.637 I0 और 0.637 B0। ठीक है, ऐसा करने से अगर न्यूमेरिकल आता है उसमें क्या है, आपको शिखर मान दिया है, मिड वैल्यू निकलवाता है तो आप निकाल देंगे, अगर ये दिया है तो आप इसे निकाल देंगे। इस तरीके से क्या है, इन चीजों को निकाल देंगे तो निकालना क्या है, काफी ज्यादा आसान रहेगा। अब हम बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की, जिसे हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सॉरी वैल्यू। तो ये वर्ग माध्य मूल, इसका जो अंग्रेजी होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर और मान यानी कि वैल्यू। तो इसको हम क्या कहते हैं, RMS लगा देते हैं इसके नीचे सफिक्स में, क्योंकि ये हो गया रूट मीन स्क्वायर और वे वैल्यू की बात हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है वो धारा की वो क्या होती है, तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की पूर्ण चक्र या साइकिल के लिए, यानी पूरे चक्र या साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। यानी कि धारा के औसत, यानी कि धारा का क्या है, वर्ग है, और वर्ग का क्या किया है, औसत किया है, फिर उसका क्या निकाला है, वर्गमूल निकाला है। तो जो वैल्यू निकल के आता है वो क्या कहलाता है, उसका वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। देखो, अगर आधी चक्र और आधे चक्र यानी कि इस चक्र के लिए तो क्या होगा, प्लस का होता है आई, और इस चक्र के लिए किसका होता है, माइनस का होता है आई। इसलिए क्या हो जाते हैं, उनका एवरेज यानी कि औसत निकाले, यानी कि आई प्लस आई ऐसे करें तो एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो कट जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, इसलिए उसका मान औसत मान 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें,
दोनों का वर्ग कर दें, ये पॉजिटिव वाले का भी वर्ग कर दें और प्लस का निशान लगा के माइनस वाले का भी हम क्या कर देते हैं यहाँ वर्ग कर देते हैं। प्लस वाले का वर्ग करते हैं यहाँ पे और माइनस वाले का भी क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। और माइनस का वर्ग करने के पश्चात हम जो है यहाँ पे इसका अगर औसत निकालते हैं, इस तरीके से हमने औसत निकाला तो देखो माइनस का वर्ग करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये वाले यानी कि माइनस वाले पार्ट भी क्या हो जाते हैं वर्ग करने में प्लस हो जाते हैं। इसलिए क्या है इनका वर्ग किया और फिर वर्ग करके हमने औसत निकाला, यानी धारा की पूरी साइकिल के लिए जो धारा का मान है उसका वर्ग कीजिएगा, वर्ग करके फिर औसत निकालिए और फिर उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। अगर मान लीजिए कि इसका जो वैल्यू है वो कितना निकल के आया, आई बार स्क्वायर निकल के आया, कितना निकल के आया आई बार स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब ये निकल के आता है कि अब इस वर्ग को हटाने के लिए क्या कर दीजिएगा, इसका वर्गमूल ले लीजिएगा। तो आई बार स्क्वायर ये हो गया, तो ये वाली जो वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं RMS कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर। यानी कि उसका हमने क्या किया औसत वर्ग किया, वर्ग करके औसत निकाला, औसत निकाल के फिर वर्गमूल ले लिया तो वैल्यू वहां आ जाती है। तो ऐसी वैल्यू क्या कहलाती है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। वही ऊपर लिखा है, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं या VRMS से प्रदर्शित करते हैं। वोल्टेज है तो VRMS और धारा है तो क्या है IRMS से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बात की गई है कि इसे धारा का प्रभावी मान या आभासी मान भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं धारा का या तो प्रभावी मान भी कह देते हैं और कभी कभी इसको क्या कह देते हैं धारा का आभासी मान भी कह देते हैं। धारा का प्रभावी मान या आभासी मान अगर पूछता है तो क्या है वो IRMS या VRMS की बात कर रहा है। अमीटर या वोल्टमीटर जो होते हैं वे क्या करते हैं वर्ग माध्य मूल मान की ही माप करते हैं। तो अमीटर का पाठ्यांक या वोल्टमीटर के पाठ्यांक को पूछता है न्यूमेरिकल में तो वो IRMS या VRMS के बारे में ही हमें जानकारी पूछ रहा है। तो वही आपको लिए क्या है निकालना होगा। यहाँ IRMS जो होता है वो I0/√2 होता है, यानी कि जो इसका शिखर मान है उसमें कितने का डिवाइड करना होता है √2 का, और √2 का जब इसमें डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है 0.707 I0 आता है। सेम टू सेम VRMS V0/√, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होता है 0.707 V0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए कि IRMS I0/√2 होता है, यानी कि RMS में क्या होता है नीचे √2 होता है और जो मीन वैल्यू निकलवाई थी वहां पर क्या था आपका, वहां पर 2I0/पाई था, दोनों में अंतर यही है। ये वाला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे आधारित क्या है न्यूमेरिकल्स कई बार आए हैं, आने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र को क्या है आप याद करेंगे कि IRMS I0/√2 VRMS V0/√2 होता है। ठीक है, यहां तक की ये बात हो गई, इसको चाहे तो नोट किए। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे की जो धारा होती है या वोल्टेज होता है उसका तात्क्षणिक मान क्या होता है। विद्युत धारा यानी कि प्रत्यावर्ती जो धारा है या वोल्टेज है उसके तात्क्षणिक मान क्या होते हैं, क्योंकि इसका जो मान होता है वो हर क्षण क्या होता है बदलता रहता है। तो किसी विशेष क्षण अगर हम इसके मान की बात करते हैं तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा लगातार क्या होता है बदलता है। ठीक है, तो किसी भी क्षण अगर हम बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसमें क्या होगा, यहां पर उसके मान का एक समीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है समीकरण, वो आपको याद करना है जिसके सहारे हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अभी क्या करेंगे न्यूमेरिकल को निकालेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान यानी किसी भी क्षण मान जो है उसका क्या होगा, क्योंकि इसका जो मान है वो क्या होता है हर पल बदलता रहता है, हर क्षण अलग होता है। तो तात्क्षणिक यानी किसी विशेष क्षण पर अगर आप उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं तो उसका समीकरण होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। I बराबर क्या होता है I0 sin ओमेगा टी होता है। ठीक है, क्या होता है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। ये वाला एक सूत्र हो गया आपका, कौन सा हो गया I बराबर I0 sin ओमेगा टी, जहां I क्या है यहाँ पर, I तो है आपका तात्क्षणिक मान, क्या है ये तात्क्षणिक मान है, तात्क्षणिक मान, और I0 क्या है यहाँ पर, ये धारा का शिखर मान होता है, ये क्या होता है धारा का शिखर मान। ठीक है, तो तात्क्षणिक मान बताए और t यहाँ पर क्या है आपका समय है, t क्या है यहाँ पर समय है। अब सेम टू सेम उसी तरीके से क्या होगा यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, प्रत्यावर्ती विभव का तात्क्षणिक मान, प्रत्यावर्ती विभव का
तात्क्षणिक मान क्या होगा वो भी क्या होता है सेम इसी तरीके से निकालेंगे। तो प्रत्यावर्ती विभव का तात्क्षणिक मान, तो प्रत्यावर्ती विभव का तात्क्षणिक मान जो होता है वो होता है v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। कितना होता है वो v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इस तरीके से क्या है आप उसे करेंगे। v नॉट का है यहाँ पर है वो विभव का शिखर मान है। क्या है? विभव का शिखर मान। ओके, क्या हो जाएगा ये? विभव का शिखर मान है। और v क्या है? यहाँ पर विभव का तात्क्षणिक मान है। किसी क्षण विशेष पर इसके मान की बात की जा रही है, वो है विभव का तात्क्षणिक मान। ठीक है, क्या होगा ये? विभव का तात्क्षणिक मान। ओके, यहां तक की बात हो गई। ये वाला और ये वाला क्या है आपको ये याद रखना है और काफी ज्यादा क्या है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या है महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहां पर एक सवाल जो है लेते हैं और सवाल को क्या है निकालते हैं। और अगर इसमें क्या है पीछे क्या है इसमें अगर 5 भी जोड़ दिया जाता है, अगर इसमें क्या जोड़ दिया जाता है 5 भी जोड़ दिया जाता है या 5 को घटा दिया जाता है, तो वो किस चीज के बारे में जानकारी देता है? वो कलांतर के बारे में। यहाँ भी ये न्यूमेरिकल है। यदि एसी परपथ में धारा निम्न समीकरण अनुसार व्यक्त की जाती है। एक परपथ में जो है जो धारा है, विद्युत धारा का जो समीकरण है वो क्या है इस तरीके से दिखाया जाता है या इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है। इस तरीके से दिखाया गया है, वो समीकरण दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है धारा का शिखर मान व आरएमएस मान, और नंबर सेकेंड यहाँ पर एसी की आवृत्ति, और नंबर थर्ड यहाँ पर औसत धारा। ये तीन चीजें आपके लिए क्या है फाइंड करनी है। तीनों चीजें क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करें तो क्या करें, यहाँ पे हमारे पास जो समीकरण है वो I बराबर क्या है 5 साइन यहाँ पर और 300 t और माइनस क्या है π/4 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब उपयुक्त समीकरण की तुलना I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, वो क्या होता है फाई होता है, जो कि कलांतर होता है। ठीक है, से करने पर, यानी कि इस समीकरण से क्या है से इसकी तुलना करने पर, इस समीकरण से इसकी तुलना कर देते हैं। ठीक है, उपयुक्त समीकरण की तुलना I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से करने पर, इससे इसकी तुलना कीजिए तो आप जो है बहुत सारी चीजों का मान ज्ञात कर पाएंगे। एक बात बताइए, यहां पर सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है? धारा का शिखर मान, जो कि क्या होता है आई नॉट। ये रहा, ऊपर देखिएगा नीचे देखिए, दोनों में सेम देखिए, इस जगह पर क्या है आई की जगह आई है, यहाँ 5 है, यहाँ पर क्या है आई नॉट है। तो आई नॉट बराबर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो आई नॉट बराबर कितना 5 एम्पियर। पहला पार्ट खत्म कि यहाँ पर जो है धारा का शिखर मान कितना है 5 एम्पियर है। दूसरी बात आरएमएस मान ज्ञात करना है, यानी IRMS आपको ज्ञात करना है। अब IRMS ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं IRMS जो होता है वो आई नॉट का क्या होता है √2 होता है भाग में ऐसे करके, यानी कि 0.707 और गुणा क्या होता है आई नॉट होता है। आई नॉट का वैल्यू लगाना है यहाँ पे, तो क्या हो गया ये हो गया 0.707। ठीक है, और गुणा कितना कर दिया 5। ठीक है, अब 5 का इसमें क्या कर दीजिएगा गुणा, तो 707 में क्या करिएगा 5 का गुणा कीजिए। 5 के 35 और 0 3 हो गया यहाँ पे, और 7 करना 35। ठीक है, कितना हो गया 35। ओके, तो कितने स्थान बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ था पॉइंट लगा हुआ था, 3 स्थान बाद पॉइंट लगा दो, तो कितना 3.535 एम्पियर जो है उसका क्या होगा IRMS होगा। तो IRMS वैल्यू कितनी निकल के आई उसकी 3.535 एम्पियर। कितनी है उसकी IRMS वैल्यू 0.535 एम्पियर जो है यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, क्या है वो जो यहाँ पे है वो क्या निकल आई, इतनी निकल आई। आगे की बात करें कि और क्या ज्ञात करना है आपके लिए, और क्या ज्ञात करना है, तो और ज्ञात करना है दूसरे सेकंड पे एसी की आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको एसी की आवृत्ति, यानी कि एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एफ। अब आवृत्ति ज्ञात करेंगे, आवृत्ति कहां से ज्ञात होती है देखो, 5 आई नॉट की जगह साइन ओमेगा की जगह पर आप क्या देख रहे हैं 300, टी की जगह पे क्या देख रहे हैं टी। तो ओमेगा बराबर यहाँ पर कितना दिया है 300, तो ओमेगा बराबर कितना है यहाँ पर 300। ओमेगा बराबर होता है 2πf। कितना होता है ओमेगा बराबर 2πf, यानी जहां f क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो 2πf बराबर क्या हो गया 300। f बराबर कितना 300 बट्टे क्या हो गया 2π हो गया। कितना हो गया f बराबर 300 बट्टे
टू पाई। सही है। अब 300 बट्टे 2 पाई। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे पाई का वैल्यू लगाइए। क्या करिएगा, पाई का वैल्यू लगाएंगे। जब पाई का वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 गुणा 3.14 और आप इसका डिवाइड कीजिएगा तो 47.78 हर्ट्ज क्या है आपके लिए निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 47.78 हर्ट्ज निकल के आएगा। तो इस तरीके से ओमेगा का वैल्यू दिया है तो उससे हमने क्या निकाल दी, यहां से उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दी। नंबर तीसरा, औसत धारा निकालनी है। कितनी निकालनी है, औसत धारा। औसत धारा क्या होती है, औसत धारा या माध्यमान जो था वो की बात कर रहे हैं, माध्यमान या औसत धारा वो क्या था, वो आई एम बराबर क्या था, 2I0 और बट्टे क्या था, यहाँ पर पाई था। कितना था, 2I0 बट्टे पाई। तो यहाँ पर आई एम, ठीक है, बराबर कितना, 2 गुणा I0 का वैल्यू कितना निकाला है, 5 है, और पाई का वैल्यू कितना है, 3.14। तो आई एम बराबर यहाँ पर 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया, 3.14। अब 10 में क्या करना है, 3.14 का हमारे लिए डिवाइड करना है। जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 3.18। कितना निकल के आएगा, आई एम बराबर 3.18। आप इसे क्या है खुद सॉल्व करें, ऐसे नहीं छोड़ दें, खुद क्या है सॉल्व करें और करके देखें कि क्या ये सही आया है। तो इस तरीके से हम धारा का शिखर मान, एसी की आवृत्ति, औसत धारा जो है इस न्यूमेरिकल से जो है निकाल लेते हैं। क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक क्या नोट करें इसे। अब यहां पर एक और छोटा सा सवाल लेते हैं और वो सवाल क्या है, इस तरीके से अगर समीकरण दिया हुआ है तो आप इस समीकरण से इस तरीके से सवालों को निकालेंगे, आप उनकी तुलना करेंगे और तुलना करके क्या है उसे कर पाएंगे। मॉडल में जो सवाल दिए गए हैं उनको क्या है करने का प्रयास करें। ठीक है, यदि यहां पे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में, एक प्रत्यावर्ती परिपथ है उसमें विभव का शिखर मान, विभव का शिखर मान 423 वोल्ट है। कितना है, 423 वोल्ट है। तो विभव का आभासी मान या प्रभावी मान, तो विभव का प्रभावी मान ज्ञात कीजिए। तो वहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, प्रभावी मान ज्ञात करना है। प्रभावी मान ज्ञात कीजिए। ओके, क्या ज्ञात कर लेंगे, वहां पर हम प्रभावी मान ज्ञात कर लेंगे। तो आपको करना है, गिवन क्या क्या दिया है, यहाँ पर आपको V0 बराबर दिया है कितना, 423 वोल्ट। प्रभावी मान वही आरएमएस वैल्यू होती है, तो प्रभावी मान के लिए क्या है, V RMS ज्ञात करना है। तो V0 बट्टे क्या करते हैं यहाँ पे √2 V RMS बराबर V0 का वैल्यू कितना, 423 और यहाँ पर क्या है √2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.414। आप इसको क्या है सॉल्व करें, डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आप पाएंगे कि इसका जो वैल्यू है वो कितना निकल के आया है, 300 वोल्ट। तो VRMS वैल्यू जो होगी यहाँ पर वो कितनी निकल के आएगी, इसकी 300 वोल्ट निकल करके आती है। यहाँ एक और न्यूमेरिकल की 75 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि उसका वर्ग माध्य मूल मान, यहाँ पर उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 20 एम्पियर है। कितना है, 20 है। उसका जो वर्गमाध्य मूल मान है वो कितना है, 20 है। तो क्या करिएगा, उसका समीकरण बनाइए। पहले हमें समीकरण से उसके वर्गमाध्य मूल वगैरह निकाले थे, अब की बार यहाँ जो चीजें दी हैं उनसे समीकरण बनाना है। उसके तात्क्षणिक धारा जो ज्ञात करते हैं I बराबर I0 sin ओमेगा t, उस फॉर्मेट में क्या है सूत्र बनाना है। तो इसमें कहा है कि 75 हर्ट्ज वाली प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि उसका वर्ग माध्य मूल मान कितना है, 20 है। गिवन है, क्या क्या गिवन है हमारे लिए, एक तो F बराबर दिया है कितना, 75 हर्ट्ज। ओके, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, उसका वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS दिया है कितना, 20। अब देखिए आपको बनाना क्या है, I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। क्या होता है, I बराबर I0 sin ओमेगा t। तो ये बनाना है, तो इसमें आपके लिए I बराबर, एक तो I0 पता होना चाहिए कि I0 क्या है, साइन ही रहेगा, और साथ ही क्या पता होना चाहिए, ओमेगा पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को क्या है हम पता करेंगे कि क्या क्या होंगे। ठीक है, I0 ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले I0 ज्ञात करनी है, तो I0 बराबर क्या होता है, यहाँ पर IRMS बराबर आप जानते हैं रिलेशन जो होता है वो होता है I0 बट्टे √2, यही होता है। अब I0 का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो क्या हो गया, IRMS और गुणा कितना हो गया, √2। I0 बराबर IRMS कितना, यहाँ पर 20 है और पीछे कितना हो गया, √2। तो I0 बराबर कितना हो गया, 20 √2 हो गया। ओके, आगे
हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका 20 √2, आई नॉट निकल आया। अब ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो 2 गुणा पाई, यहाँ पे एफ का वैल्यू कितना लगा दें 75, और 75 दूनी कितने होते हैं 150 होते हैं, तो 150 पाई कितना निकल के आया 150 पाई। पाई का वैल्यू नहीं लगा रहे, यही रहने देते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त मान क्या है, उपयुक्त जो मान है, मान निम्न समीकरण में रखने पर, किसमें रखने पर, निम्न समीकरण में रखने पर, नीचे जो समीकरण है उसमें रखने पर क्या है ये होंगे, ठीक है। आई बराबर क्या होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होता है आपका समीकरण, ठीक है। आई बराबर, आई नॉट की जगह पर आप कितना रख दें 20 √2 रख देते हैं, साइन रखिएगा, ओमेगा की जगह पर आप कितना रखिएगा 150 पाई। मुझे लगता है कि बातें दिल की